शुरू करो। Hello, dear student. First for all, good morning. Today, class 11 biology group, जिसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, जो एक क्रम यानी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया जाएगा, जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको बताया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसके बाद आप उस वीडियो को देखेंगे और बुक के माध्यम से उसको पुनः बुक को पढ़ोगे। फिर जितना आपको समझ में आता है उतना आप अपनी नोट्स तैयार करनी है, क्योंकि उस नोट्स को कभी देखने का भी अवसर मिलेगा, उस नोट्स को भी देखा जाएगा। इसलिए जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसको भली भांति से परिचित हो जाएं, समझ लें। इसके बाद अपने सब्जेक्ट वाली बुक के माध्यम से उस सारे ज्ञान की बातें, सारी जानकारी की बातें उसको पढ़ने या याद करने या समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, जिसमें आप लिविंग वर्ल्ड जो यानी हम इसको कह सकते हैं सजीवों का संसार, यानी अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में एक बार हम कल्पना करें कि ये कहाँ तक, किस विस्तार तक फैला हुआ है, तो शायद हम परे हैं। परे का मतलब हम ऊंची से भी अनभिज्ञ हैं, मतलब इतने सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पर है कि हम बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं। यानी सारे लिविंग वर्ल्ड, यानी उसी लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें इस रिलेशन के बारे में आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग गौर करिएगा, आप गौर करके इस वीडियो को देखें, वॉच करें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग। सबसे पहली बात हम लिविंग थिंग यानी लिविंग वर्ड यानी लिविंग यानी जीवित, यानी जिस कहा जाता है जिस जीवों के अंदर एनर्जी हो, यानी एनर्जी बन रही हो और उस एनर्जी के माध्यम से वो जिंदा है, वो जीव जिंदा है, उसी को हम लिविंग कहते हैं। और लिविंग होने के लिए आपकी बॉडी यानी किसी भी जीव जंतुओं के बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, जो इस ऑर्गन को ये एनर्जी जो है ऑर्गन को देता है, जो ऑर्गन के अंदर ऑटोमेटिक वर्क होना शुरू होती है, जो एक सिस्टम की तरह काम करता है, एक तरीका, एक अनुशासन की तरह काम करती है, डिसिप्लिन की तरह काम करती है। जो चीजें जो अपने अनुशासन के अनुरूप काम करती है हम उन्हीं को हम सिस्टम बोलते हैं। यानी यहाँ ऑर्गन सिस्टम तैयार है, जो एनर्जी की जरूरत बनी है, वो एनर्जी लिविंग वर्ल्ड को मिलती है किसी न किसी माध्यम से। वो माध्यम एनर्जी का जो सोर्स है वो हम बात करते हैं, वो सोर्स वो नंबर 1 डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग को या लिविंग वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी में एनर्जी का सोर्स पता करेगा, एनर्जी के बारे में पता करेगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे लगातार मिले, जिस एनर्जी से हम कुछ वर्क करें, उस एनर्जी से हम बहुत सारे काम करें, सारे ऑर्गन सिस्टम काम करें।
तो उसमें डाइजेशन सिस्टम यानी विशेष प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है जो आपको बताया गया होगा, जहाँ पर भोजन का पाचन होता है, जिसको एलिमेंटरी कैनाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पूरे भोजन का डाइजेशन होती है, डाइजेशन। और इस डाइजेशन के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए, वहाँ पर न्यूट्रिएंट के रूप में आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण होता रहता है। यानी फर्स्ट फॉर ऑल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, a source of energy by the digestion of the food. Then इसके बाद जब एनर्जी का सोर्स मिल जाती है तो ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न रूपों में, विभिन्न एनर्जी के स्रोतों में बहने लगती है, एक एनर्जी के करंट बहने लगता है, जिसको हम बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आएगा जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म का अर्थ ये होता है कि केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बॉडी, presence of एंजाइम की उपस्थिति में हमारे बॉडी के अंदर, यानी सजीव के, लिविंग के बॉडी के अंदर लगातार रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उस रासायनिक क्रियाओं के तहत एनर्जी बनती है और एनर्जी बिगड़ती है। यानी मेटाबॉलिज्म में बात किया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन होती है जो एनर्जी को बनाने का काम करता है और साथ में एनर्जी का यूज भी करता है, जिसके आधार पर मेटाबॉलिज्म दो तरह के हो गया, एक एनाबॉलिज्म बोलेंगे एंड दूसरा बोलेंगे केटाबॉलिक पढ़ेंगे, केटाबॉलिक रिएक्शन। ये केटाबॉलिक रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म, ये केमिकल रिएक्शन दो तरह के यहाँ बात किया गया है, नंबर 1 एनाबॉलिक एंड नंबर 2 केटाबॉलिक। एनाबॉलिक स्टोर एनर्जी का स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर या एनर्जी फॉर्मेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड, या भोजन की बात करते हैं, क्योंकि भोजन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कोई चीज एनर्जी का चीजें मिलेंगे जो वो एनर्जी का सोर्स होगा, जहां पर एनर्जी बनके तैयार होगी, यानी उस दशा में हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड केटाबॉलिक रिएक्शन अर्थात रिलीज एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय होती है, ये एनर्जी खपत होती है, यानी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय एनर्जी हम बोलेंगे, जहां पर एनर्जी की खपत होती है, उसी को हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म बोलेंगे। यानी इस तरह की लगातार क्रियाएं होती रहती हैं, कभी एनाबॉलिक कभी केटाबॉलिक, एनर्जी बनती है, एनर्जी बिगड़ती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी बिगड़ती है बाय द केमिकल रिएक्शन एंड सो ओवरऑल इन दिस टॉपिक एंड मेटाबॉलिज्म, उस टॉपिक को बोलते हैं मेटाबॉलिक। ये विशेष स्थितियों में ये पूरी बॉडी में एनर्जी का काम करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ चीजें हैं तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, हम थोड़ा समय देंगे, किस तरह कितना जल्दी आप उसको नोट्स करें। कुछ जरूर अपने पास कॉपी रफ पेन होनी चाहिए, जो तुरंत कोई चीज़ों को हम नोट कर लें, खींच लें, याद समझने के लिए जब बुक उठाओगे तो आप पढ़ोगे तो कुछ बातें मैचिंग करेगा, जिससे आप समझ में आए वो चीज़ें। तो फर्स्ट वाला एनर्जी की बात हो गई है, जो लिविंग वर्ड की है। तो बात कही गई है कि आपको पिछले कक्षाओं में, क्लासों में ये बात कही गई होगी कि कैरेक्टर्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, जो कैरेक्टर होती है लिविंग थिंग की वही यहाँ भी पढ़ेंगे, वही चीज वही जानेंगे। जैसे फर्स्ट सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसका विशेष आर्गन एलिमेंट्री कैनाल की बात किया गया है, और साथ में यहाँ पर बात किया गया होगा ग्लैंड के बारे में। सहयोगी ग्लैंड एसेंसरी बोलते हैं, मेन ऑर्गन एंड सहायक ऑर्गन एसेंसरी ग्लैंड को कहते हैं। एसेंसरी ग्लैंड जिसमें आपको लीवर, पैंक्रियास एंड सलाइवा, माउथ कैविटी, ये तीनों ग्लैंड होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़कर भोजन को फूड को अच्छे ढंग से उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये एक वर्क है, ये आपका प्रोसेस है जो आपको आगे बताया जाएगा। ये सारे प्रोसेस आगे बताया जाएगा, पुनः आपके बुक में या लेसन में दिया गया है। नंबर 2, एनर्जी, यानी जो एनर्जी बनती है, बनने के लिए आपको रेस्पायरेशन सिस्टम आपके बारे में बताया गया होगा। रेस्पायरेशन सिस्टम इसको प्रमुख अंग जो है लंग्स है, जो लंग के माध्यम से ऑक्सीजन जो है आती है और ऑक्सीजन हमारे भोजन पर यानी केटाबोलिक एक्टिविटी यानी ग्लूकोज पर आता है, यानी ग्लूकोज से मिलता है और इस ग्लूकोज को तोड़कर ब्रेक डाउन करके आपको एटीपी एनर्जी देती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, वाटर भी बनती है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है। तीसरा है बॉडी में बहुत सारे मटेरियल को हर हर ऑर्गन के सेल तक, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे इंटरनल ऑर्गन हो, हर जगह जो है उस सेल्स को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी। ब्लड के माध्यम से उसको पहुंचाने का काम करेगा, जिसका नाम होगा सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपके इसका जो मेन ऑर्गन है वो हार्ट है, जो पंपिंग करती है बॉडी में, फोर्स से ब्लड को भेजती है और सेल टू सेल ब्लड पहुंचकर ऑक्सीजन पहुंचाकर फिर वापस हार्ट में आकर लंग्स में जाकर फिर वो वापस बाहर हो जाता है। तो इस तरह ब्रीथिंग की क्रियाएं होने संपन्न होती है, यहाँ ब्रीथिंग होती है। ये सब डिटेल आपको पुनः अच्छे से पढ़ना है। तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, तो वही सेम चीज है जो ऑलरेडी आप पढ़े हो, बाकी कोई ऐसा अंतर नहीं है। अगला अगर हम बात करते हैं लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं कि लिविंग तब तक है जब तक कि डाइजेशन सिस्टम ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। इसके बाद बॉडी के अंदर अगर रासायनिक क्रियाएं हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल बेकार की चीजें बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम के अंतर्गत आती है जो हमारे बॉडी को वो गंदगी को फिल्टर करके उसको अलग करता है, जिसको कहा गया है स्क्रीटरी सिस्टम कहा गया है, जिसमें मेन ऑर्गन किडनी है, जो आपके शरीर में जो टॉक्सिसिटी को बढ़ा दे, वो वेस्ट मटेरियल यूरिन के माध्यम से, अमोनिया, सबसे खतरनाक अगर बात करते हैं तो वो है यूरिया की बात करते हैं, यूरिक एसिड की बात करते हैं। इसके बाद एक्सेस अधिक से अधिक क्या बोलते हैं विटामिन भी हो जाता है। ये सारे चीजें सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्लास है? क्लास 11 बायोलॉजी। सॉरी, आगे देखें। स्क्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी फिल्टर करती है, शरीर की गंदगी को अलग करता है, जो विशेष प्रकार के ऑर्गन के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। यूरिनेशन बोलते हैं जहां पर टॉक्सिक चीजें बाहर आ जाते हैं। नंबर 5, आपकी बॉडी जो है बाहरी वातावरण और
आंतरिक वातावरण, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो बॉडी है कहीं ना कहीं ये बॉडी जो है शरीर के अंदर का वातावरण और शरीर के बाहर का वातावरण, यानी शरीर के अंदर यानी कहा गया है शरीर के बाहर का वातावरण यानी हमारा नेचर और हमारे शरीर की बॉडी के अंदर का नेचर अगर हमें सपोर्ट करेगा, यानी बाहर का नेचर अंदर का नेचर अगर हमारे शरीर को सपोर्ट करेगा तो हम जीवित रहेंगे, यानी हम कहने का मतलब हम सजग रहेंगे, यानी हम कोई चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, अपने शरीर के बारे में महसूस कर सकते हैं कि हम फिट हैं कि नहीं फिट हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसमें मुख्य ऑर्गन ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन हमारे बॉडी का मुख्य कैपिटल है जो इनके कंट्रोल में है, इस ब्रेन के कंट्रोल में है। इस ब्रेन के कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी आपके बॉडी में नर्व्स फैला होता है जो इम्पल्स के माध्यम से ब्रेन तक सूचना पहुंचती है और वो सूचना तुरंत मिलती है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है गर्म है, ठंडा महसूस हो रहा है ठंडा है, कहीं आपको जल रहा है शरीर तो आपको मालूम चल जाए, या कहीं आप घाव लग गई है तो आपको चोट महसूस हो, तमाम चीज़ें। यानी कोई आपको बोल भी रहा है तो आप उसको, कोई खराब भी बोलता है तो आपको बुरा लगता है, यानी बुरा लगने का मतलब आप संवेदनशीलता है, यानी हम कहते हैं कि बहुत आप संवेदनशीलता हो, कोई बात को बोलने से, खराब बोलने से आप दुखी होते हो, रोने लगते हो, यानी कहने का मतलब वो आपका नर्व सिस्टम होता है जो संवेदनशीलता बनाए रखती है, यानी आपके संवेदना यानी आपकी भावना को चोटिल किया जा रहा है, यानी चोटिल के साथ साथ अच्छा भी किया जा रहा है। दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि हम इरेक्टिबिलिटी यानी कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे संवेदनाओं के लिए काफ़ी सहयोग करता है, हमारी संवेदनाओं के लिए काफ़ी सहयोग करता है। तो ये इसका मेन ब्रेन है। इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड भी नाम आएगा। स्पाइनल कार्ड वे ऑफ इम्पल्स गो टू ब्रेन एंड देन ब्रेन रिप्लाई, फिर ब्रेन जो रिप्लाई करता है, फिर आपको क्या महसूस हो रहा है वो आपको मालूम चल जाएगा। इस तरह जो है नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, यानी ये सारे सिस्टम एक चलता रहेगा। इसके अलावा बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब होता है, उस डक्टलेस का मतलब होता है नलिका विहीन, यानी ऐसे ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है जो डक्ट नहीं है, केवल ग्लैंड है। वो डायरेक्ट जो है वहां से केमिकल्स यानी हार्मोन्स के नाम से जाना जाएगा, केमिकल्स निकलते हैं, उस केमिकल्स को हार्मोन्स बोलेंगे। वो हार्मोन्स हमारे डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाती है जो ग्लैंड के माध्यम से डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई डक्ट नहीं है ले जाने का, ब्लड ले जाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के धारा में वो ग्लैंड के माध्यम से, ग्लैंड क्योंकि हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत हैं, यानी सर से लेकर नीचे तक ग्लैंड पड़ा हुआ है। कुछ ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एपिथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ऐसे तमाम ग्लैंड हैं। ये भी डिटेल आपको अपने ही लेसन यानी क्लास 11th में आपको पूरी तरह से जाननी है। तो ओवरऑल यानी जो सिस्टम आपको यहाँ बताया जा रहा है, जो कुछ आपको बताया जा रहा है लिविंग होने के लिए, लिविंग थिंग होने के लिए, वो सारा सिस्टम आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारा सिस्टम को हम एक बार बोलते हैं, ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मिटा देते हैं फिर। ये सारे जितने भी सिस्टम है उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोसेस और दूसरा है केमिकल प्रोसेस शुरू होती है। फिजिकल माने कोई मशीन काम कर रही है और उसी दौरान जो है रासायनिक क्रियाएं हो रही है। इस तरह जो है फिजियोलॉजी आपके इस ऑर्गन के माध्यम से, ऑर्गन सिस्टम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो ध्यान दे रहे हैं बच्चों, ध्यान देकर इसको समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। कब कोई चीज नया होती है तो
अभी समझने में जानने में समय लगता है, फिर भी आपको हर हालत में एजुकेशन लेना ही होगा, चाहे वो स्कूल हो या ना हो। आपका वो दायित्व है, आपका वो दायित्व है कि आप एजुकेशन हर हालत में लेते रहेंगे, चाहे जैसे भी जहाँ से आपका मन लगे आप इंटरेस्ट बनाएंगे, आप ढूंढेंगे एजुकेशन को, आपको जरूर मिलेगा। ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो फिर जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। और ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम बॉडी के अंदर है जो लगातार एक साथ मिलकर सब आर्गन सहयोग करते हुए पूरी लिविंग वर्ल्ड को चलाता है, यानी पूरी लिविंग को जिंदा रखता है। तो ये तमाम बातें हैं जो हम कह सकते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग। तो इस तरह बातें किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बातें छूट रही है नेक्स्ट कैरेक्टर में, वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो काफी प्रभावी है, जिससे वर्ल्ड की कंटिन्यूटी बनी हुई है। वर्ल्ड में जो जीव जंतुओं का जो संख्या है वो बरकरार है बाय द रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन दोनों बने रहेंगे। मेल ऑर्गन आपने टेस्टिस के नाम से जाना जाएगा, यहाँ पर ओवरी के नाम से जाना जाएगा, जो आपको ये भी आपको जानकारी रखनी होगी, या ऑलरेडी आपको जानकारी है भी। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। इस तरह जो है बहुत सारे बातें हैं जो आपके लाइफ प्रोसेस, यानी इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यानी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हर अंगों से, हर सिस्टम से, सभी को मिलाकर हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये एक तरह से हम लिविंग वर्ड के कैरेक्टर भी बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आपको ऑलरेडी इसको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा पढ़ने का जो मकसद है लिविंग वर्ड, वो दुनिया की हर लिविंग वर्ड के बारे में जानना, दुनिया की हर लिविंग वर्ड को जानना, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हर तरह के जीव जंतुओं को जानना, चाहे वो महासमुद्र में हो, ओशियन में हो, तालाब में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, पेड़ पर हो, जमीन के अंदर हो, कहीं भी हो, उस सभी जीवों के बारे में हम जानकारी लें। यानी हम बहरहाल इस सारे जीवों को पढ़ने के लिए मैंने आपको एक शब्द का उपयोग किया गया होगा जिसका नाम होगा डाइवर्सिटी। या हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, आगे लगा दें, आगे अगर लगा दें बायोडाइवर्सिटी, यानी कहा जा सकता है वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ, मतलब वैरायटी माने विभिन्नताएं, वैरायटीज नाना प्रकार के, उस नाना प्रकार में कितना नाना प्रकार के, यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टोटल ये आ गए। इन सभी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते भी हैं अच्छे तरीकों से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बात यहाँ करते हैं पुनः इस लेसन के आधार पर, लिविंग वर्ड के आधार पर जो इसमें आपको बातें बताने के प्रयास किया जा रहा है, वो आपको मेनली लिविंग के बारे में जानकारी आप कैसे लेंगे, कैसे लिविंग के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, इनको क्या कहते हैं। तो ओवरऑल हम इन सभी जीवों के क्लासिफिकेशन, इन जीवों के क्लासिफिकेशन पर नजर डालें।
यानी वर्गीकरण, यानी ऐसे हम वर्गीकरण करें यानी वर्गीकरण का अर्थ होता है कि कुछ चीजें सेम होता है जिसको एक ग्रुप में रख दिया जाए, यानी जैसा मिले, जैसा वो मैचिंग करे, उस टाइप को एक जैसे को एक जगह रख देते हैं और दूसरे टाइप को दूसरे जगह रख देते हैं और उसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन में हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, फिर कैसा उसकी हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी का मतलब उसके ऊतक टिश्यू कैसा है, यानी बॉडी के अंदर की रचना कैसी है। ये तमाम चीजें देखकर, यानी उसके बाहरी भाग को देखकर और अंदर की भागों को देखकर हम अंदाज लगा लेते हैं कि किस टाइप के जीव जंतु हैं। ओवरऑल हम बात तो करते हैं पहले, सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अगर बात करें तो एरिस्टोटाइल यानी अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें दो किंगडम का सहारा लिया। फर्स्ट किंगडम प्लांटी एंड, या हम एनिमल लिखें एनिमैलिया बोलेंगे एंड फर्स्ट किंगडम एंड सेकेंड किंगडम एंड प्लांटी कहेंगे। इस तरह दो किंगडम में बांट दिया गया है सबसे पहले, जिसमें एनिमल के बारे में अध्ययन किया जाए और प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाए। इस तरह देखा जाए तो हम पूरे एनिमल के बारे में हम जानकारी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा बस प्लांट को अलग कर दिया और एनिमल को अलग कर दिया गया, जिसके वजह से अभी भी हम सभी जीवों के बारे में, यानी सभी जीवों के बारे में अच्छी तरह से जानने में असफल रहेंगे, क्योंकि एनिमल छोटा भी है, बहुत छोटा भी है, आंखों से न दिखाई देने वाला भी है, बहुत बड़ा भी है, तमाम तरह के हैं इनकी। इसी तरह प्लांट भी बहुत छोटे छोटे हैं, प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं। इस तरह देखा जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ बातें अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लांट के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने शुरू में कुछ छोटे छोटे क्लासिफिकेशन करके प्लांट के बारे में जानने का प्रयास किया गया था, जो प्लांट की क्लासिफिकेशन कहा गया था। प्लांट की क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट के बारे में जानना है कि किस टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उसको हम हर्ब बोलेंगे, हर्ब से। फिर इसके बाद थोड़ा झाड़ जैसा है तो उसको श्रब बोलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको हम ट्री बोलेंगे, ट्री। इसके बाद थोड़ा सा रेंगने वाला हो गया, चढ़ने वाला हो गया, जब क्लाइंबिंग भी बोल सकते हैं, चढ़ने, या हम रेंगने वाला भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब उसके बिहेव के अनुसार से, प्लांट के शेप साइज के अनुसार उनको इस टाइप में हर्ब के रूप में, श्रब के रूप में, ट्री के रूप में, क्लाइंबिंग के रूप में हम पढ़ते रहते हैं। फिर भी इनके आधार पर भी हम क्या है, पूरी जानकारी प्लांट के बारे में हम नहीं ले पाएंगे। बस उनके व्यवहार, यानी व्यवहार की वजह से, या हम कह सकते हैं उसके क्रियाकलाप के आधार पर उसको हम बांट सकते हैं। तो ये शुरू में क्लासिफिकेशन करके लोगों ने सुझाया था, लोगों का ध्यान दिया गया था कि ऐसे बांटकर उसके बारे में अध्ययन किया जाए। इससे भी कुछ नहीं हो पाया, इससे भी हम जीवों का वर्गीकरण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, इसलिए ये खत्म होने के बाद इसको खत्म कर दिया गया। फिर आगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी सराहा गया, काफ़ी उस पर विचार किया गया, तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बात करेंगे। अभी यहाँ आज के दिन के लिए इतना आपको समझा दिया गया है। जो बातें आपको नहीं समझ में आती है, कहीं न कोई माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जोड़ा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब्जेक्ट क्लास लिखकर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे बात छोड़ देते हैं। अगला जो वीडियो बनेगी क्लास 11 की बायोलॉजी की, वो आगे हम बात करेंगे। W.H. वाइटनेकर वैज्ञानिक का नाम है, जो 5 किंगडम सिस्टम की शुरुआत किया।
जो काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी सहयोग से ये आगे बढ़ा और हम आज अच्छी तरह से सारे जीव जंतुओं के बारे में हम सारे चीज़ें मौजूद है, सारी चीज़ें डिटेल जानकारी मिल गई है। तो बस इतना सा, नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा। बाकी जो बात आपको बताई गई है आप उसके बारे में पढ़ते रहिए, ध्यान से करते रहिए। आपका जीवन है, आप अपने जीवन को खुद निर्माता हैं। आप कैसे भी पढ़ना है, पढ़कर अच्छे तरीकों से आप सीखें, जानें। कैसा रहा आपका ये वीडियो, उसके लिए आप सुझाव भी दीजिए। जो करना है सुझाव जरूर दीजिए, सुझाव बहुत जरूरी है, क्योंकि सुझाव देंगे तभी हम लोग अपने अंदर कुछ और चीज़ें ला सकेंगे और कुछ कर सकेंगे। जरूर सुझाव दें। धन्यवाद बच्चों, खुश रहें, आबाद रहें। ये बंद कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। डर कौन है? लाल।